तो दोस्तों ये मौलिक अधिकार की सीरीज चल रही है अभी। तो मौलिक अधिकारों में हमने आर्टिकल 12 को पढ़ लिया, अनुच्छेद 12 को, और इस लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 14 को, आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 14 को। ठीक है, तो आर्टिकल 13 में 4 क्लॉज हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 1, अनुच्छेद 13 क्लॉज 1, आर्टिकल 13 क्लॉज 2, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 और इसी तरह से आर्टिकल 13 क्लॉज 4 भी है। ठीक है ना, तो इन चारों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या कहता है। सबसे पहले आर्टिकल 13 क्लॉज 1 डिस्कस करते हैं। कहता है संविधान के लागू होने से पूर्व की ऐसी प्रत्येक विधि की बात कर रहा है। ठीक है ना, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। शून्य का मतलब होता है अप्रभावी होगी, उसका कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, तो ये अनुच्छेद बता रहा है कि कौन सी विधि, जो संविधान लागू होने की पूर्व की विधि है। ये भी बाद की नहीं बात कर रहा है, बात को ठीक है, बाद की विधि का तो फिर विधि में सभी आ जाएंगी, पहली और बाद की। ठीक है ना, लेकिन ये कह रहा है कि संविधान लागू होने की पूर्व की ऐसी प्रत्येक विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। भारत देश आजाद हुआ 1947 में। ठीक है ना, तो बहुत सारे ऐसे कानून थे जो संविधान, जो भारत की आजादी के पहले के कानून थे और वो एज इट इज लागू थे। जैसे आपका था आईपीसी। ठीक है, आईपीसी कब की थी? ये 1872 की थी, आजादी के पहले का कानून है। इसी कानून के तहत भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। यही वाली आप आईपीसी लागू थी जब भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है ना, और आईपीसी के सिवा इंडियन एविडेंस भी एक्ट लागू था, ये 1873 का था। तो ये क्या थी? ये संविधान के लागू होने की पूर्व की विधि थी। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे कानून थे जब भारत आजाद नहीं हुआ था, और आजाद भारत के पहले के कानून थे और वो एज इट इज आजादी के बाद लागू कर दिए गए। तो उनमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जब भारत का संविधान का निर्माण किया गया और भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की स्थापना की गई, तो उन कानूनों के बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जो मौलिक अधिकारों को या तो कम करते थे या तो समाप्त करते थे। और चूंकि वो एज इट इज लागू भी थे या थोड़े बहुत बदलाव के साथ लागू कर दिए गए थे, तो थे तो आजादी के पहले के ही कानून मौलिक रूप से। तो ये आर्टिकल यही कहता है कि संविधान के लागू होने से पूर्व की ऐसी प्रत्येक विधि, कोई भी विधि हो जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। और वो विधि कहां तक अमान्य होगी? जहां तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, जहां तक मौलिक अधिकारों को कम करती है या समाप्त करती है। उल्लंघन का मतलब है कम करना या समाप्त करना। अगर उस विधि का एक छोटा सा भाग मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता है तो वो छोटा सा भाग अमान्य हो जाएगा, और बाकी जो बची विधि है वो ऐसी एज इट इज लागू रहेगी, उसी तरह से प्रभावी बनी रहेगी। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ये कहता है। अब देखते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 2। ठीक है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है। देखिए, कम या समाप्त करने का मतलब यही है उल्लंघन। यहाँ पे उल्लंघन वर्ड यूज हो गया है और यहाँ पे कम या समाप्त, एक ही मीनिंग है दोनों का। ठीक है ना, या तो कम या समाप्त कह दो या उल्लंघन कह दो। ठीक है, यदि राज्य की विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वह विधि उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। शून्य होगी का मतलब अप्रभावी होगी, अमान्य होगी, वो मानी नहीं जाएगी, उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा।
ये माना जाएगा कि ये विधि थी ही नहीं, ये विधि है ही नहीं, इसको विधि ही नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है कि यदि कोई विधि राज्य बनाता है और वो मौलिक अधिकारों को समाप्त करती है या कम करती है, तो जितना वो विधि मौलिक अधिकारों को समाप्त करेगी वहीं तक वो शून्य होगी। अगर पूरी विधि मौलिक अधिकारों को समाप्त करती है या कम करती है तो पूरी की पूरी विधि खत्म हो जाएगी, उसको शून्य मान दिया जाएगा। लेकिन अगर विधि का कुछ भाग करता है, मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता है, तो उस विधि का कुछ भाग शून्य माना जाएगा, बाकी का भाग एज इट इज लागू हो जाएगा। तो राज्य को मनाही करता है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कि भाई आप ऐसी कोई विधि मत बनाइएगा। इंस्ट्रक्ट करता है, बिल्कुल डायरेक्शन देता है कि जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करे। अगर आपने ऐसी कोई विधि बनाई तो समझ लीजिएगा आपका क्या होगा, उस विधि का क्या हाल होगा, अमान्य मान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट को देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के पास ना एक बहुत बड़ा हथियार है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो कोई भी विधि बनती ना तो सुप्रीम कोर्ट उसकी स्क्रीनिंग करता है, और स्क्रीनिंग करने पे अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये विधि ठीक है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती, तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, वेरीफाई करके ओके कर देता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यह विधि असंवैधानिक है, संविधान के विपरीत जा रही है, संविधान के लक्ष्यों के विपरीत है, तो ये सिर्फ इतना लिख देता है सुप्रीम कोर्ट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और पूरी विधि अप्रभावी हो जाती, खत्म हो जाती। ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट को स्क्रीनिंग का भी राइट है। कोई भी कानून बनता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी स्क्रीनिंग करता है, सही है गलत। ठीक है ना। तो यही कह रहा है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कि भाई आप ऐसा ना करिएगा कि कोई ऐसा कानून बना दें, मेहनत करें, इतना समय लगाएं, और बाद में भाई साहब वो मौलिक अधिकारों के विपरीत जाए और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट बोल दे शून्य, तो खत्म हो जाए वो। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये बता रहा है। अब देखते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्या कहता है। उपर्युक्त संदर्भ में, उपर्युक्त संदर्भ का मतलब है आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के संदर्भ में। ठीक है ना। उपर्युक्त संदर्भ में विधि के अंतर्गत राज्य के द्वारा निर्मित विधि, कह रहे विधि के अंतर्गत कौन कौन सी चीजों को विधि माना जाएगा, कौन कौन से प्रावधान को विधि माना जाएगा। कह रहे राज्य के द्वारा निर्मित विधि, विधि का बल रखने वाला अध्यादेश। देखिए आगे पढ़ेंगे कि अध्यादेश क्या होता है। ठीक है ना। अध्यादेश राष्ट्रपति के आदेश से एक टेम्पररी कानून होता है, और जब इसके संसद से विधायिका से जब ये पास कर दिया जाता है तो परमानेंट हो जाता है। और ये तब बनाया जाता है जब संसद के सदन क्या हो, ना चल रहे हो। ठीक है ना। उस समय अध्यादेश राष्ट्रपति जारी किया करता है। एक आप ये मान लीजिए कि विशेष परिस्थितियों में शक्ति दी गई है कि भाई साहब कानून नहीं बना सकते, सदन नहीं चल रहे हैं और आप कानून बना नहीं सकते, इसलिए और कानून की जरूरत है, बिना कानून के आप काम नहीं कर पाएंगे, तो उस वक्त राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी किया करता है, और वो अध्यादेश कानून हुआ करता है। ये आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो राज्य के द्वारा निर्मित विधि, विधि के अंतर्गत क्या क्या आर्टिकल 13 क्लॉज क्या कह रहा है कि इन दो संदर्भ में, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के संदर्भ में विधि किसको माना जाए। तो कह रहा है राज्य के द्वारा निर्मित विधि, विधि का बल रखने वाला अध्यादेश, कोई आदेश है, कोई ऑर्डर है, कोई नियम है, कोई रूल बना दिया गया है, कोई उपनियम या फिर कोई रूढ़ि, ये सभी शामिल होंगे। इन सबको विधि माना जाएगा। इतनी चीजों को विधि आदि लिखा है, और भी कुछ चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या है, विधि के अंतर्गत शामिल मानी जाएंगी। ये विधि शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारा खेला भी होगा। अभी देखिएगा सारा जो उठा पटक होगी, जो दांव पेंच एग्जीक्यूटिव का और जुडिशरी का पूरा झगड़ा होगा ना, इसी बिंदु पे होगा। ठीक है ना। कि बात हो रही है विधि की, कि विधि बनाई जाएगी और विधि नहीं बनाई जाएगी, विधि मान्य होगी, विधि अमान्य नहीं होगी। तो विधि शब्द के साथ देखना कैसे खिलवाड़ किया जाएगा। अब देखते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 4। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 कहता है, इसमें लिखा नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं आर्टिकल 13 क्लॉज 4 क्या है। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 कहता, लिखा हुआ तो है इसमें, देखिए
आर्टिकल 13 क्लॉज 4 कहता है कि उपर्युक्त संदर्भ में मतलब आर्टिकल 13 क्लॉज 1, आर्टिकल 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 2 और 13 क्लॉज 3, इन तीनों के संदर्भ में बोल रहा है। उपर्युक्त संदर्भ में विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन शामिल नहीं होगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो संविधान संशोधन होगा ना, उस संविधान संशोधन को हम विधि नहीं मानेंगे। सारा कुछ विधि है लेकिन संविधान संशोधन विधि नहीं है, ये कोई कानून नहीं है, इसको विधि के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 13 क्लॉज 4 है। अब ये एक षड्यंत्र है। कैसा षड्यंत्र है? एग्जीक्यूटिव का। कैसा है देखना आगे, कहानी इसकी स्टोरी बताऊंगा, मजा आएगा आपको, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आर्टिकल 13 क्लॉज 1 देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसमें क्या क्या नया ऐसा आया उसको डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और इसमें यह है आर्टिकल 13 क्लॉज 1। देखिए आर्टिकल 13 क्लॉज 1 से आच्छादन का सिद्धांत जन्म लेता है। आच्छादन इंग्लिश में इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। आपने देखा होगा जब सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है तो उसमें क्या हुआ करता है, जैसे सूर्य ग्रहण हुआ तो सूर्य ग्रहण में क्या हुआ करता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और उसको क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। तो सूर्य को क्या किया करता है, चंद्रमा ढक लिया करता है, ठीक है ना। एक तरीके से चंद्रमा के द्वारा सूर्य को ढक लिया गया और कहा गया कि सूर्य पे ग्रहण आ गया। तो चंद्रमा ने क्या किया, उसको एक्लिप्स कर दिया, आच्छादित कर दिया। तो यही है वो आच्छादन, ठीक है ना। आच्छादन से मतलब ये समझिएगा कि किसी चीज के द्वारा किसी चीज को ढक लिया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 से क्या आता है, आपका निकल के आता है आच्छादन का सिद्धांत जन्म लेता है। ये देखिए आपका आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और ये कह रहा है कि उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा, यानी कि ये ढक लेगा, जहां तक उल्लंघन करेगा वहां तक ये ढक लेगा। आच्छादन के सिद्धांत के अनुसार यदि संविधान पूर्व की कोई भी विधि हो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो जिस सीमा तक वह विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है उस सीमा तक मौलिक अधिकार उस विधि को आच्छादित कर लेते हैं। देखिए मैंने इसे पहले समझा भी दिया, आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि जितना वो विधि मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करेगी यानी कि कम या समाप्त करेगी, वहीं तक मौलिक अधिकार उसको ढक लेंगे और और विधि अप्रभावी हो जाती है। जहां ढक लिए तो जितनी विधि को ढक लिया वो विधि अप्रभावी हो जाती, किसी काम की नहीं रह जाती, शून्य हो जाती वो। भविष्य में मौलिक अधिकारों में संशोधन या किसी अन्य कारण से यदि वह विधि मौलिक अधिकारों की विरोधी नहीं रहती है तो आच्छादन समाप्त हो जाएगा और विधि पुनः प्रभावी हो जाएगी। जैसे सूर्य ग्रहण में आपने क्या देखा, चंद्रमा आया और चंद्रमा कुछ समय के लिए सूर्य को ढक लिया, सूर्य के सामने आ गया, ढक लिया और फिर वो हट गया तो सूर्य फिर से अपना प्रकाश उसी प्रकार से फैलाना शुरू कर देता है। इसमें भी यही कह रहा है कि यदि भविष्य में, कह रहा है कि भविष्य में यदि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो जाता है या फिर किसी अन्य कारण से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो कह रहे किसी अन्य कारण से वो विधि क्या है, अभी तक मौलिक अधिकारों की विरोधी थी, मतलब मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती थी और भविष्य में अब ये क्या करने लगी, वही विधि मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त नहीं करती, यानी कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है। तो वो जो आच्छादन हुआ था, उस विधि का समापन हुआ था, वो खत्म हो जाएगा और वो विधि पुनः प्रभावी हो जाएगी। अब वो विधि उसी प्रकार से लागू हो जाएगी जैसे पहले लागू थी, काम कर रही थी, ठीक है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 है। इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि इसमें से क्या निकल के आता है, आच्छादन का सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 2। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 से मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता से संबंधित विवाद जन्म लेता है। अब कैसे जन्म लेता है ये आगे डिस्कस करते हैं। इस विवाद के केंद्र में यह मुद्दा आया कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं है,
ठीक है, देखिए फिर से देखते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है। ठीक है ना, यहां पे वर्ड क्या आपका आ रहा है, विधि। विधि वर्ड आ रहा है कि ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम कर दे या समाप्त कर दे। तो क्या संविधान में कोई विधि बनाई जाएगी और वो कोई भी प्रावधान बना दिया गया और वो विधि के अंतर्गत आ गया, और चूंकि विधि शब्द के अंतर्गत आने के कारण मौलिक अधिकारों का अगर वो उल्लंघन करती है तो विधि के शब्द के अंतर्गत आ रहा है तो इसीलिए वो शून्य हो जाएगी। तो क्या किया जाए, उसे विधि ना माना जाए। उसे विधि नहीं मानेंगे तो शून्य नहीं होगी, क्योंकि भाई ये शब्द क्या कह रहा है, विधि की बात कर रहा है। शून्य क्या होगी, विधि शून्य होगी। और जब आप उसको विधि ही नहीं मानेंगे तो शून्य कैसे होगी। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट देखिए आगे एक्सप्लेन करते हैं कैसे। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में वर्णित विधि शब्द को लेकर सारा विवाद यहीं पर आया है। एग्जीक्यूटिव भी अपना दिमाग लगाती है अपने काम को करने के लिए, और विधायी और सुप्रीम कोर्ट भी लगाता है। दोनों आप इसी चीज को लेकर लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो एग्जीक्यूटिव ने विधि शब्द को पकड़ लिया, और विधि शब्द को देखो कैसे तोड़ता मरोड़ता है। ठीक है ना, विधि शब्द के अर्थ को लेकर भारत में न्यायिक वाद विवाद शुरू हुआ। विधि के दो अर्थ बताए गए। देखिए कुछ विद्वान होते हैं ना जो सरकार के पक्ष में होते हैं, और कुछ विद्वान होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के पक्ष में थे। तो अभी ये जो विद्वान है ना ये सरकार के पक्ष वाले हैं। ये आप जब पढ़ेंगे, इसको मैं पूरा भी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सरकार के पक्ष के लोग हैं। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं इसे। कुछ विद्वानों ने विधि की सीमित व्याख्या की। इन्होंने विधि की बहुत सीमित व्याख्या की और विधि का अर्थ क्या कहा, साधारण कानून माना, जो साधारण बहुमत से पारित होता है और संविधान में कोई बदलाव नहीं करता है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि संविधान में अगर कोई आपको बदलाव करना है तो उसके लिए आपको संविधान संशोधन करना पड़ता है। ठीक है, संविधान संशोधन करना पड़ता है, और संविधान संशोधन करने के लिए आपको 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। यानी कि संविधान संशोधन आपका साधारण बहुमत से कभी भी पारित नहीं होता है। ठीक है, तो यह विद्वान क्या कह रहे हैं, विधि की सीमित व्याख्या कर रहे हैं और कह रहे हैं विधि का अर्थ होता है साधारण कानून। यानी कि साधारण कानून विधि का मतलब होता है, और संविधान संशोधन नहीं होता है सब विधि का मतलब। ये बता रहे हैं। तो संविधान संशोधन को विधि ना समझा जाए। ये सीमित व्याख्या करके संविधान संशोधन को विधि के दायरे से हटाना चाह रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, सीमित व्याख्या की और विधि का अर्थ साधारण कानून माना गया जो साधारण बहुमत से पारित होता है और संविधान में कोई बदलाव नहीं करता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया, देखिए यहां पे इनका षड्यंत्र प्रकट हो गया कि यद्यपि साधारण बहुमत से मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन विशेष बहुमत से संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है, अर्थात मौलिक अधिकार संशोधनीय है। ये कह रहे हैं कि भाई साधारण विधि का सीधा सा मतलब है साधारण विधि, और अगर साधारण विधि को विधि मान लिया गया है तो संविधान संशोधन को विधि न माना जाए। और चूंकि विधि के अंतर्गत जो जो चीजें आएंगी और वो अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो शून्य हो जाएंगी। चूंकि संविधान संशोधन साधारण विधि है नहीं, यानी कि विधि नहीं है, तो उसके द्वारा आप मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। क्योंकि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है कि विधि नहीं बनाएगा, और अमान्य क्या होगी, विधि अमान्य होगी अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो इन्होंने क्या कहा कि हम संविधान संशोधन को विधि ही नहीं मानेंगे, और जब उसे विधि नहीं मानेंगे तो फिर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगी तो अमान्य मानी नहीं जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 13(2) की कंडीशंस पूरी हो जाती है वहां से। ठीक है, ये इन्होंने चतुराई दिखाई
और इन्होंने सीमित व्याख्या करके संविधान मौलिक अधिकारों को संशोधनीय बता दिया। और ये थे सरकार के पक्ष के लोग, ठीक है। इसके बाद आए कुछ लोग जो भाई बोलते थे नहीं गलत। इन्होंने कहा दूसरे मत के लोग आए। इन्होंने कहा कि विधि का व्यापक अर्थ लिया इन्होंने और कहा विधि के अंतर्गत साधारण कानून और संविधान संशोधन विधि दोनों शामिल माने गए। अब इन्होंने कहा कि भाई संविधान संशोधन भी विधि है और साधारण कानून भी विधि है। और जब दोनों विधि है तो ऐसी कोई विधि अब दोनों विधि के अंतर्गत आ गए और अगर ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे, अमान्य हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, भले ही संविधान संशोधन क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन भी विधि शब्द के अंतर्गत आ गया ना। और अमान्य क्या होगी, विधि अमान्य होगी। क्यों अमान्य होगी? क्योंकि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगी। तो आप ये नहीं कर सकते कि संविधान संशोधन कर दें यानी कि विशेष बहुमत से कोई विधि पारित कर दें और मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त कर दें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि मौलिक अधिकारों को ना तो साधारण बहुमत से, क्योंकि साधारण बहुमत से जो बनी वो भी विधि है, और ना विशेष बहुमत से यानी कि ये भी विधि है, से संविधान संशोधन के द्वारा कम या समाप्त किया जा सकता है। ना तो साधारण बहुमत से और ना ही विशेष बहुमत से संविधान संशोधन के द्वारा कम या समाप्त किया जा सकता है, यानी कि नहीं कर सकते आप। तो इसका निष्कर्ष क्या निकाला कि मौलिक अधिकार संशोधनीय नहीं है भाई साहब। दूसरे वाले ये कहने कि भाई साहब आप मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकते, सरकार कल को निरंकुश हो जाए, ऐसे ऐसे कानून ले आए जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो, और क्योंकि यह संशोधनीय है तो फिर वो संशोधन कर सकती है, पार्लियामेंट कुछ भी कर दे संशोधन, और किसी भी अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दे और किसी भी अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख दे। मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता का मतलब तो यही होता है। तो इन्होंने बोला कि नहीं भाई साहब मौलिक अधिकारों को संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि विधि के अंतर्गत तो भाई साहब साधारण बहुमत से पारित विधि भी आएगी और संविधान संशोधन विधेयक ला के पारित करोगे वो भी विधि के अंतर्गत ही आएगी और अमान्य विधि होगी। तो अब स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति को देखते हैं, ठीक है। न्यायपालिका का क्या मत रहा इस संबंध में। शंकरी प्रसाद केस आया 1951 में, और इसमें न्यायपालिका ने कहा कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है। तो मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता की स्थिति क्या है इस केस में? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई साहब मौलिक अधिकार संशोधनीय है। 1965 में केस आया सज्जन सिंह केस, उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है, ठीक है। इसके बाद गोलकनाथ केस आया 1967 में, और इस केस में क्या किया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने बोल दिया कि नहीं मौलिक अधिकार संशोधनीय नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के बात पता थी कि जैसे ही मैं बोलूंगा कि मौलिक अधिकार संशोधनीय नहीं है, तो पहले केस में, इससे पहले केस में जो मैंने कहा था ना कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है, शंकरी प्रसाद केस 1951 और सज्जन सिंह केस, तो जिन जिन लोगों के मौलिक अधिकारों का संशोधन हो गया है ना, और उस समय मौलिक अधिकारों को संशोधनीय बता के खत्म कर दिए गए, मौलिक अधिकारों में बहुत सारे परिवर्तन करके उनके अधिकारों को मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया, वो सारे लोग आ जाएंगे, बोलेंगे उस समय भाई साहब संशोधनीय थे इसीलिए सरकार ने ऐसे ऐसे कानून लाए और हमारे मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया। लेकिन अब तो आप कह रहे हैं कि नहीं है, तो आप फिर से लागू करिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि ये वाली स्थिति उत्पन्न होगी, तो उन्होंने क्या किया कि एक भविष्य लक्ष्य अध्यारोपण का सिद्धांत दे दिया, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत दे दिया, ठीक है। ये क्या है, इस सिद्धांत में कहा गया कि भाई इस केस से पहले यानी कि गोलकनाथ केस के पहले जितने निर्णय दिए गए थे न्यायालय के द्वारा, जिसमें यह कहा गया था कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है, वो एज इट इज लागू रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इस केस के बाद से यानी कि गोलकनाथ केस 1967 से अब यदि कोई मौलिक अधिकारों में संशोधन होता है तो वो अमान्य होगा, लेकिन इस केस के पहले जो थे वो मान्य थे। देखिए, भविष्य लक्ष्य अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार
गोलकनाथ केस में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय अतीत काल में किए गए मौलिक अधिकारों के संशोधन पर लागू नहीं होगा। ये जो निर्णय दिया गया है अतीत काल में जो मौलिक अधिकारों में संशोधन है उस पर लागू नहीं होगा। इसी को बोलते हैं भविष्य लक्ष्य अध्यारोपण का सिद्धांत, मतलब पीछे का नहीं हो, आगे काम करेगा और वे संशोधन बने रहेंगे। लेकिन यदि भविष्य में संसद संविधान संशोधन के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है, किसके द्वारा? संविधान संशोधन के द्वारा भी, तो न्यायालय संसद के द्वारा किए गए संशोधन को समाप्त या अध्यारोपित कर देगा। ठीक है ना? ये स्पष्ट हो गया, मैंने इसे समझा दिया। एक बार वीडियो देख लेना अगर कंफ्यूजन हो, और स्पष्ट हो जाएगा। अब सरकार ने क्या किया, 1971 में 24वां संविधान संशोधन लाई। क्योंकि अब क्या है, संशोधन कर नहीं सकती सरकार, ये 1967 से है, बता रहे हैं 1967 के बाद अब सरकार मौलिक अधिकारों में संशोधन कर नहीं सकती। तो सरकार ने क्या किया, 24वां संविधान संशोधन लाया और अनुच्छेद 13 क्लॉज 4 जोड़ा गया। देखिए ये जो हमारा आर्टिकल 13 क्लॉज 4 है, दिखा देता हूं मैं, है ना, ये इसमें क्या लिखा है, उपर्युक्त संदर्भ में, मतलब आर्टिकल 13 क्लॉज 1, 2 और 3 के संबंध में संविधान संशोधन को विधि के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। बोला कि विधि को के अंतर्गत संविधान संशोधन को शामिल नहीं किया जाएगा। ये कानून, ये वाला आर्टिकल कब स्थापित किया भारतीय संविधान में? 24वां संविधान संशोधन 1971 में स्थापित किया गया, यानी कि इस केस के बाद स्थापित किया गया। और क्या जोड़ा गया, और इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन को विधि नहीं माना जाएगा। क्योंकि विधि का सारा खेल था, इन्होंने कहा कि अगर संविधान संशोधन को विधि के दायरे से हटा दिया जाए और उसके बाद संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन किए जाए तो वो मान्य रहेंगे। तो इन्होंने आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जोड़ा और कहा कि विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन मान्य नहीं होगा। क्योंकि यहां तक क्या कर रहे थे ये लोग, आर्टिकल 1967 के बाद अब ये लोग संविधान संशोधन कर नहीं सकते थे। ठीक है ना? और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 फुलफिल हो जा रहा था, इसीलिए अमान्य हो जा रहा था, इन्हें आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जोड़ा। अब इसके बाद हुआ क्या, केशवानंद भारती केस आया 1973 में। देखिए 71 के बाद 73 में, और सर्वोच्च न्यायालय में 24वें संविधान संशोधन 1971, हाँ इसमें थोड़ा सा क्या, हाँ केशवानंद भारती केस है 1973 में, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा 24वें संविधान संशोधन को सही ठहराया। ये सहित नहीं है, ठीक है ना, ये सहित को गलत, ये गलत, ये इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, तो करेक्शन कर लीजिएगा, सही वर्ड है, ठीक है ना। तो केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन 1971 को सही ठहराया और यह निर्धारित किया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इसी मामले में मूल ढांचा का सिद्धांत का कॉन्सेप्ट भी आया। देखिए यहीं से मूल ढांचे के सिद्धांत का कॉन्सेप्ट भी आ गया। देखिए संसद ने, ये केशवानंद भारती केस क्या था आपको ये बता दूं, केशवानंद भारती केरला के एक मठ के महंत थे, और सरकार को उस समय क्या था, आपको बता दूं, संपत्ति का अधिकार क्या था, एक मौलिक अधिकार था। और संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ और आर्टिकल 13(1) के तहत संपत्ति का अधिकार क्या था, एक मौलिक अधिकार था। ठीक है, इसको एक मौलिक अधिकार बनाया था। और चूंकि मौलिक अधिकारों का आप उल्लंघन नहीं कर सकते, कम या समाप्त नहीं कर सकते थे, और राज्य को क्या जरूरत थी उस समय की सरकार को कि संपत्ति इनके पास क्या थी, केशवानंद भारती के पास इन्हीं की तरह और भी बहुत सारे व्यक्ति थे। देख ले केशवानंद भारती कौन थे, मैं आपको इमेज दिखाई देता हूं उनकी। ये थे केरल में एक मठ के महंत थे केशवानंद भारती। ठीक है,
देख लिए इनकी इमेज। तो केशवानंद भारती जैसे और भी बहुत सारे व्यक्ति थे जिनके पास हजारों हजारों एकड़ की संपत्ति थी, यानी संपत्ति का एक तरह से संकेंद्रण था। और ये जो भूमि थी हजारों हजारों एकड़ की, या इससे भी ज्यादा थी, ये किसी एक व्यक्ति के नाम पर हुआ करती थी। और सरकार को जनता के हित में काम करने थे, इसीलिए भूमि की आवश्यकता थी। भूमि का वितरण करना, भूमि का अधिग्रहण करना, उसका जनता के हित में उपयोग करने के लिए जरूरत है सरकार के पास संपत्ति हो। चूंकि संपत्ति मौलिक अधिकार था, इसलिए सरकार ये संपत्ति ले नहीं पाती थी। तो जो इनके अधिग्रहण संबंधी कानून बनाते थे, तो उस कानून के माध्यम से सरकार जब संपत्ति ले लेती थी, तो ये क्या करते थे, सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत सीधे पहुंच जाते थे और बोलते थे, साहब संपत्ति के अधिकार को आपने मौलिक अधिकार घोषित किया है और सरकार हमारी संपत्ति को ले रही है कानून बनाकर इन विधियों के तहत, और ये विधि है क्योंकि ये संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते, इसीलिए शून्य करार कर दिया जाए और संपत्ति हमारी वापस कर दी जाए। तो सरकार बोलती थी, सर्वोच्च न्यायालय बोलता था कि बात तो सही है भाई, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है और आप किसी भी प्रकार की विधि बनाकर संपत्ति से इनको वंचित नहीं कर सकते हैं। चूंकि ये संपत्ति का वंचन करना इनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, इसलिए विधि अमान्य हो गई और इनको फिर से इनकी संपत्ति मिल जाती। तो सरकार का जो उद्देश्य होता था पूरा नहीं हो पाता था, लोक कल्याणकारी कार्यों को कर नहीं पाते थे वो, और संपत्ति का संकेंद्रण, भूमि का संकेंद्रण बढ़ गया था, इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसको सीमित करना बहुत जरूरी था। तब सरकार ने क्या किया कि 21वां संविधान संशोधन किया और इस संविधान 24वां संविधान संशोधन किया 1971 में। और उसमें कहा कि संविधान संशोधन को भाई साहब अब विधि नहीं माना जाएगा, और फिर इन्होंने संशोधन करना शुरू किए। तो इसको इन्होंने चुनौती दी केशवानंद भारती ने, क्योंकि इनकी संपत्ति भी क्या कर रही थी इंदिरा गांधी ने, इनकी भी संपत्ति को अधिग्रहण कर लिया था, इनकी संपत्ति भी इनसे छीन ली थी और एक सीमा तक कि इतनी संपत्ति के मालिक रहेंगे, इससे ज्यादा अगर भूमि है तो वो भूमि सरकार की भूमि मानी जाएगी। अब ये अपने अधिकार को मनवाने के लिए कि भाई साहब मौलिक अधिकार है, कैसे कर दोगे, ऐसे तो नहीं माना जाएगा, और ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। ये केशवानंद भारती केस, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, 24वां संविधान संशोधन 1971 है ना, ये सही है और संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत होशियारी दिखाई। देखो, अगर वो बोल देती ना कि ये अमान्य है, तो सरकार भी हताश हो जाती है और एक समय के बाद हताश व्यक्ति काम नहीं करता। फिर लगा कि यार इतनी मेहनत की है, संविधान संशोधन लाए और बोले अब कानून करना और हित में करना है, सुप्रीम कोर्ट ये भी जानता है और सच में ये संपत्ति का संकेंद्रण ही है। तो उन्होंने बोला कि ये बात तो ठीक है, संपत्ति हथिया लो, लेकिन इसका मतलब ये भी तो हो जाएगा कि बहुत सारी चीजें आगे भविष्य में करेंगे, और चूंकि मौलिक अधिकारों में संशोधन करेंगे और विधि मानी नहीं जाएगी संविधान संशोधन, तो कुछ भी कर देंगे। तो सरकार ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई साहब आप बिल्कुल संविधान संशोधन कर सकते हैं, और आपने जो 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जोड़ा है वो भी सही है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में कहा, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया, मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। मूल ढांचा के सिद्धांत में यह होता है कि अगर संविधान में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो सरकार उस मूल ढांचे को संविधान संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं कर सकती। यह है बेसिक स्ट्रक्चर। तो अब वर्तमान स्थिति क्या है, इस केस के बाद से जो स्थिति बनी अभी भी वही स्थिति है। तो इस केस में 3 निर्णय लिए कि सरकार संसद यानी मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए सदैव विशेष बहुमत की जरूरत होगी। देखिए, विशेष बहुमत का मतलब होता है संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और संविधान संशोधन का मतलब होता है आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को वैधता प्रदान करना। तो इन्होंने वैधता प्रदान कर दी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए सदैव विशेष बहुमत की जरूरत होगी। तीसरा कहा, यदि मौलिक अधिकारों में कोई मूल ढांचा पाया जाता है
तो उस मूल ढांचे में संशोधन नहीं होगा। बेशक आपको भाई साहब संशोधन करने का अधिकार मिल गया, लेकिन अगर मूल ढांचा पाया गया तो भाई साहब संविधान संशोधन के द्वारा भी आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये बात लिखी गई, ठीक है। आपका ये रहा आर्टिकल 13। अब आप बात करते हैं हम आर्टिकल 14 की, ठीक है ना। 14 से 18 तक आपका क्या है, समता का अधिकार, समानता का अधिकार। कहां से, 14 से 18 तक, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे समानता के अधिकार को, ठीक है। तो उस सीरीज में शुरू करते हैं आर्टिकल 14 को। आर्टिकल 14, देखिए वीडियो बड़ा हो रहा है, चलो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, 10 मिनट में डिस्कस कर दूंगा। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो, पेशेंस रखिए, लेकिन आपको मजा आएगा। नहीं तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं, इसी में डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 14 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, सिर्फ और सिर्फ भारत के राज्य क्षेत्र की बात कर रहा है। आप किसी विदेशी लैंड की पे ये आर्टिकल का दावा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, और ये किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। कि आप सोच रहे हो कि नागरिक, किसी भी व्यक्ति मतलब चाहे वो भारत देश का नागरिक हो या किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो, दोनों की बात है। यानी कि ये जो आर्टिकल 14 है, ये नागरिकों के लिए भी है और विदेशियों के लिए भी। यहां से बात समझ में आ रही है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति का मतलब एनी पर्सन, चाहे वो नागरिक हो या नागरिक ना हो भारत का, तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कि सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होंगे, यानी कानून के सामने कोई ऊंच नीच, छोटा बड़ा जैसा भेदभाव नहीं होगा। जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, इन सब के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति हत्या कर देता है, और वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, तो उस व्यक्ति पर समान रूप से हत्या का आरोप लगेगा, और हत्या के लिए जो दंड है समान रूप से उसे दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो कि अगर कोई व्यक्ति पैसे वाला है या किसी धर्म, विशेष धर्म का है, तो उसे हत्या के आरोप से बरी मुक्त कर दिया जाए कि ये व्यक्ति, ये इस धर्म के लोग हत्या करेंगे तो उसे हत्या नहीं माना जाएगा, और इस धर्म के लोग को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति करता है हत्या तो उसे हत्या की श्रेणी में रखा जाएगा। ये कहता है कि ऐसा नहीं होगा भाई साहब, ये सभी के लिए समान है, और विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाए। और विधियों का समान संरक्षण का मतलब होता है कि जब कानून लागू किया जाएगा तो समान जनों के साथ समान रूप से संरक्षण दिया जाएगा, और असमान जनों के साथ असमान रूप से। मैं इन दोनों को पहले आपको एक एक डिस्कस करता हूं अच्छे से, ठीक है। देखिए, विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि एक नकारात्मक अवधारणा। नकारात्मक का मतलब है कि इसमें नहीं शब्द यूज किया गया है। नहीं शब्द यूज करके इन चीजों को करने की मनाही की गई। क्या करने की मनाही की गई? भेदभाव, वंचित करने की मनाही की गई। अगर इसमें नहीं शब्द नहीं इस्तेमाल होता तो इसे नकारात्मक अवधारणा नहीं माना जाता, इसीलिए इसे निषेधात्मक भी कहा गया। इसका अर्थ है विशेषाधिकारों का ना होना। जो सबल के पक्ष में विभेद किया जाता है, देखिए विभेद दो प्रकार का होता है। पहले तो इसे देख लेते, विशेषाधिकार क्या है। सबल के पक्ष में किए गए विभेद को विशेषाधिकार कहते हैं। विभेद दो प्रकार का होता है, एक सबल के पक्ष में और एक होता है वंचित के पक्ष में, ठीक है। तो सबल के पक्ष में जो विभेद किया जाता है उसको बोला जाता है विशेषाधिकार। आपको ये प्राचीन भारत में देखने को मिलेगा वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में। वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में आप देखेंगे कि एक विशेष वर्ण को, यानी कि जो ब्राह्मण वर्ण था,
उसे विशेषाधिकार प्राप्त हुआ करते थे। जैसे पुरोहिताई को लेकर 100% का आरक्षण हुआ करता था। अगर पुरोहित कोई बनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जाति का ही बनेगा। और बहुत सारे ऐसे कृत्य हुआ करते थे, बहुत सारे ऐसे अपराध हुआ करते थे कि अगर ब्राह्मण के द्वारा कर दिए जाते तो उसे अपराध नहीं माना जाता था। मान लो अगर ब्राह्मण किसी व्यक्ति की हत्या कर देता था तो उसे अपराध नहीं माना जाता था। कई बार तो आप धर्म ग्रंथों में पढ़ेंगे कि अगर ब्राह्मण ने किसी की हत्या कर दी तो इतना तक कह दिया जाता था कि वो हत्या नहीं है, उस व्यक्ति को मुक्ति मिल गई, उसे डायरेक्ट मोक्ष मिल गया, क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा उसकी मृत्यु हुई है। ये है विशेषाधिकार। और अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ब्राह्मण की हत्या हो जाए तो वहीं पर बोल दिया जाता था ब्रह्म हत्या हो गई, अब इसे इस प्रकार के दंड इतने युगों तक, इतने कल्पों तक, इतने जन्मों तक भुगतने होंगे, इस प्रकार के कर्म करने होंगे, उसकी तो सत्यानाश कर देते थे। ये है विशेषाधिकार। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण पहले सबल थे, उनके पक्ष में इस प्रकार के आरक्षण, इस प्रकार के अधिकार दे दिए गए थे। इसको बोला जाता है विशेषाधिकार, विशेषाधिकारों का ना होना। आर्टिकल 14 ये मना करता है कि भाई साहब, जो विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि किसी को विशेषाधिकार नहीं होगा। मतलब हत्या मतलब हत्या, रेप मतलब रेप, ठीक है ना? और कोई भी करेगा सभी के ऊपर समान रूप से लागू होगा। और एक होता है वंचित के पक्ष में विभेद। तो जो वंचित के पक्ष में विभेद है, इसे सकारात्मक विभेद कहा गया। सकारात्मक विभेद का मतलब ये कहा गया कि भाई एक व्यक्ति से आप वसूलोगे, मान लीजिए कि अंबानी है और एक गरीब व्यक्ति एक रिक्शा चालक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप जितना टैक्स अंबानी पे लगा रहे हैं उतना ही टैक्स एक गरीब पे लगा दे। नहीं, अंबानी बहुत रईस है इसलिए उसे ज्यादा टैक्स लगाएंगे, और रिक्शा वाला कम है इसलिए उसे टैक्स मुक्त या कम टैक्स लगाएंगे। और अंबानी से ज्यादा टैक्स वसूल के जन कल्याण के, लोक कल्याण के, वंचितों और गरीबों के पक्ष में काम करेंगे। और उसे चूंकि ज्यादा टैक्स वसूले इसलिए उसे विशेष प्रकार की कुछ सुविधाएं दी जाएंगी जिससे उसका कारोबार चलता रहे। ये है। तो इसका दूसरा जो पक्ष है पहले देख लें। तो जो हमारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट था विधि के समक्ष समता, इसको कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटिश संवैधानिक परंपरा से लिया गया है। और इसका जो प्रतिपादक है इसको डायसी माना जाता है। डायसी ने रूल ऑफ लॉ का प्रतिपादन किया है। डायसी ने क्या किया? रूल ऑफ लॉ का प्रतिपादन किया, और उस रूल ऑफ लॉ के एक अंग के रूप में विधि के समक्ष समानता को मान्यता दी। अब देख लेते हैं रूल ऑफ लॉ क्या है। रूल ऑफ लॉ को अगर बात करें तो एक लाइन में रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है नो वन इज अबव द लॉ। कानून से सर्वोच्च कोई नहीं है, ठीक है? ये होता है नो वन इज अबव द लॉ, ये है रूल ऑफ लॉ। सबसे ऊपर कौन है? कानून। कानून से ऊपर इस दुनिया में, मतलब इस राष्ट्र में कोई नहीं है। और डायसी ने इसका प्रतिपादन किया। तो कानून के शासन का अर्थ है कानून सर्वोच्च होता है, और कानून शासन और शासित दोनों पर लागू होता है। शासन करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, कोई मैटर नहीं करता कि वो एक गरीब है या रईस है, किसी विशेष धर्म का है, किसी विशेष लिंग का, कोई भी व्यक्ति हो, एनी पर्सन, कोई भी हो। लेकिन सर्वोच्चता किसकी होगी? कानून की। कानून से ऊपर नहीं होगा भाई साहब। अगर आप ये सोच ले कि प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो आप कानून से ऊपर चले जाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए तो आप कानून से ऊपर हो गए, नहीं, ऐसा नहीं। ये सब कानून के नीचे रहेंगे, कानून इन सब से ऊपर रहेगा, ठीक है ना? ये होता है रूल ऑफ लॉ। बहुत शानदार होता है, इसी यही चलना चाहिए। और डायसी ने राजतंत्र को भी डिफाइन किया और लोकतंत्र को भी डिफाइन किया। डायसी ने कहा रेक्स लेक्स कहा। रेक्स का मतलब होता है किंग और लेक्स का मतलब है लॉ। इसका मतलब होता है किंग ही कानून होता है। तो राजतंत्र में क्या हो करता है? राजा ही कानून होता है, मेरा वचन ही है मेरा शासन, है ना? यही वाला होता है राजतंत्र। लेकिन डायसी इसके समर्थक थे, लोकतंत्र के बहुत समर्थक थे। उन्होंने कहा लेक्स रेक्स, लॉ ही किंग है, राजा हमेशा कानून ही होगा भाई साहब। दूसरा कॉन्सेप्ट था हमारा आर्टिकल 14 में कानूनों का समान संरक्षण। इसका क्या मतलब होता है? यह एक सकारात्मक अवधारणा है। इसका अर्थ है
समान परिस्थितियों में। देखिए वो नकारात्मक थी, क्यों? क्योंकि वो विशेषाधिकारों की मनाही करता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे और किसी को विशेषाधिकार नहीं होंगे। लेकिन ये क्या कहता है? समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करना, अर्थात जब राज्य नागरिकों के लिए सुविधाओं और अवसरों, है ना, की व्यवस्था करेगा तो वे समान परिस्थिति में रहने वाले सभी नागरिकों को समान रूप से उपलब्ध होंगे। अब समान परिस्थिति का मतलब क्या हुआ करता है कि अगर कोई व्यक्ति रिक्शा चालक है और ये 3 रिक्शा चालक है, तो ऐसा नहीं हुआ कि इस रिक्शा चालक को कुछ विशेष कर दिया जाए और इन 2 को उससे वंचित कर दिया जाए। नहीं, जो स्कीम आएगी ना, जो गरीबों के लिए स्कीम आएगी, तो वो स्कीम इसको भी मिलेगी सुविधाओं और अवसरों की, और वो इसको भी मिलेगी, क्योंकि दोनों का स्टेटस सेम है। ठीक है ना? इसको बोलते हैं समान। और असमान क्या माना कि ये गरीब हैं और यहीं पर ये अंबानी है, तो असमान जनों के साथ असमान व्यवहार करना। असमान व्यवहार का मतलब होता है कि दोनों को एक तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा। इनको क्या किया जाएगा? गरीब है तो इनसे कम टैक्स लिया जाएगा और रईस है तो इनसे ज्यादा टैक्स। असमान है तो असमान व्यवहार, एक समान व्यवहार नहीं। समान है तो समान व्यवहार, ये होता है। ठीक है ना? व्यवस्था करेगा तो वे अवसर समान परिस्थिति, देख परिस्थिति वर्ड यूज किया है, स्टेटस यूज हो रहा है यहाँ पर। समान परिस्थिति में रहने वाले सभी व्यक्तियों को समान रूप से उपलब्ध होंगे। ठीक है? यह जो कॉन्सेप्ट है आपका कानूनों का समान संरक्षण, यह आनुपातिक समानता पर आधारित है। कौन सा समानता? आनुपातिक समानता। अरस्तु ने इसे डिफाइन किया, ये आगे देखेंगे। ठीक है ना? ये है आनुपातिक समानता का अर्थ होता है सामान्य जनों के साथ समान व्यवहार करना और असमान जनों के साथ असमान व्यवहार करना। मैंने समझा दिया है समान जनों के साथ समान व्यवहार क्या होता है और असमान जनों के साथ असमान व्यवहार क्या होता है। और इस कॉन्सेप्ट को लिया गया है अमेरिका से। देखिए आर्टिकल 14 में 2 कॉन्सेप्ट थे। एक क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसको लिया गया है ब्रिटेन के संवैधानिक राजतंत्र से। और दूसरा कॉन्सेप्ट था समान संरक्षण, इसको लिया गया है अमेरिका से। ये याद रखना, एग्जाम में अक्सर आता है, पूछ लिया था कई बार, यूपीएससी के एग्जाम में आया है। ठीक है? देख लेते इसको कहां से लिया गया है। कानूनों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। अरस्तु ने समानता को परिभाषित किया, 2 इन्होंने प्रकार बताए। पहला अरस्तु ने कहा पूर्ण समानता और दूसरा इन्होंने कहा आनुपातिक समानता। पूर्ण समानता का मतलब है सभी जनों के साथ एक प्रकार का व्यवहार करना, यानी कि अंबानी के साथ भी और एक रिक्शा चालक के साथ भी एक साथ, दोनों से खूब टैक्स वसूलिए, जितना इससे वसूलिए उतना इससे वसूलिए, इसको बोलते हैं पूर्ण समानता। और अगर पूर्ण समानता आप लागू कर देंगे तो समाज में जो वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसके साथ अन्याय हो जाएगा। इसको तो मजा आ जाएगा जो पैसे वाला है, लेकिन जो वंचित वर्ग है उसके साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए भारत ने कहा कि भाई साहब हम पूर्ण समानता लागू नहीं कर सकते, क्योंकि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है और लोक कल्याणकारी राज्य में शोषितों और वंचितों के पक्ष में विशेष योजनाएं, विशेष कार्य करने पड़ते हैं। इसलिए भारत ने आनुपातिक समानता को स्वीकार किया। तो अरस्तु का जो दूसरा कॉन्सेप्ट था अनुपातिक समानता, यानी समान जनों के साथ समान व्यवहार और असमान जनों के साथ असमान व्यवहार। तो अनुपात क्या हो जाएगा कि समान जनों के साथ समान व्यवहार करिए और असमान जनों के साथ असमान व्यवहार करिए। इनमें अनुपात रखिएगा। समान लोगों के साथ भाई साहब एक साथ ट्रीट करिए, अगर 10 गरीब हैं 10 के साथ एक साथ। लेकिन अगर एक अमीर और 10 गरीब हैं तो इनके साथ एक साथ नहीं, अमीर के साथ एक अलग ट्रीटमेंट होगा, इससे ज्यादा टैक्स लीजिए, इससे कम लीजिए और उस टैक्स को इन लोगों के हित में प्रयोग करिए। ये था आपका आर्टिकल 14। ठीक है? इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो बेशक बहुत लंबा हो गया है, लेकिन आपका आर्टिकल 14 और आर्टिकल 13 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है ना? चलिए अब मिलते हैं आप
अपने कुछ नए टॉपिक से, जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं अनुच्छेदों के साथ, नए अनुच्छेदों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।